Hello everyone. Let's start our today's lecture of class 9th science chapter 5 cell. ओके तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के। इससे पहले ऑलरेडी हम इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रो ले चुके हैं। अब आगे आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो इससे पहले हमने पढ़ा था सेल्स के बारे में, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। आज हम पढ़ेंगे पहले कि सेल्स की डाइवर्सिटी के बारे में, कि सेल्स में हमें किस किस तरीके की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि अमीबा हो गई, या फिर हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, तो इनकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। अगर हम अमीबा की शेप देखें तो वो कुछ और होती है, जबकि वाइट ब्लड सेल की जो शेप होती है वो कुछ और होती है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम की जो सेल्स होती हैं वो ओवल शेप की होती है। वहीं अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में हमें रॉड शेप, स्पाइरल शेप और कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो उसमें जो सेल का साइज होता है वो उस तरीके से अलग होता है। वहीं अगर हम आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो उनकी जो शेप होती है वो डोनट की तरह या फिर डिस्क की तरह होती है, जिसमें बीच में गड्ढा होता है। ठीक है। और ये तो हो गई शेप की बात। शेप में अभी तक हमने देखा कि भाई इर्रेगुलर शेप्स होती है, वेरिएबल यानी कि अलग अलग तरीके की शेप होती है, ओवल शेप होती है, रॉड शेप होती है, स्पाइरल शेप होती है, कॉमा शेप्ड होती है, डोनट शेप होती है। ये जो बात हुई ये तो हो गई कि सेल्स में जो डाइवर्सिटी है वो शेप्स के अकॉर्डिंग कितनी है। अब अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ के अकॉर्डिंग भी सेल्स अलग अलग साइज़ की फाइंड आउट होती हैं। बट अब तक जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज़ की जो सेल हमें मिली है, तो जो हमारी स्मॉलेस्ट सेल है वो है हमारी माइकोप्लाज्म, जिसे पीपीएलओ भी हम कहते हैं, जिसके बारे में आप आगे ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच के एग की। बट अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो होती है नर्व सेल, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। तो हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है जो नर्व से मिलकर बना हुआ है, उसमें जो नर्व सेल प्रेजेंट होती है वो लॉन्गेस्ट सेल है। गॉट इट? स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग एंड लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स इन ह्यूमंस। ओके। सो यहाँ पर हमने बात कर ली है डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, कि सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ओके। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हर सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन कंपोनेंट्स को अलग अलग काम दिए जाते हैं और इनको वही काम करने होते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं जो जिनको अलग अलग काम सौंपे जाते हैं, जो सारे काम कैरी आउट करते हैं, सारे फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से एग्जाम्पल से समझे कि अगर सेल को आप एक बहुत बड़ी फर्म मान लेते हैं, एक बहुत बड़ी जगह, एक बहुत बड़ी कंपनी मान लेते हैं जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उस फर्म के अंदर हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, पीआर का डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को काम करने के लिए बैठाया गया है। ऐसी सेल को अगर हम एक बड़ी तरीके की फर्म मानते हैं जो कि काम को कंट्रोल करती है, तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग काम करने के लिए बोला गया है। ठीक है। तो सेल्स के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सेल के पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो उन्हें परफॉर्म करने होते हैं। जैसे कि किसी का काम डाइजेशन का है, किसी का काम ट्रांसपोर्टेशन का है, किसी का काम न्यूट्रिशन देने का है, किसी का काम एनर्जी देने का है, किसी का काम कुछ है, किसी का काम कुछ है। तो सब अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, और इन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले ये जो लोग हैं, इन्हीं को कहा जाता है सेल ऑर्गेनेलीज। गॉट इट? सेल्स हमारी बॉडी की मेन बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं, और यही सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। बट सेल के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, सेल्स के अंदर जो पोर्शन काम कर रहा है, जो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे कहा जाता है सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं ये हमने जान लिया।
ठीक है। और सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से काम करती हैं ये हमें पता है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, न्यू मटेरियल का सिंथेसिस हो गया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करना हो गया, सेल्स की क्लिनजिंग करना, सेल्स को रिपेयर करना, हील करना, ये सारे काम हमारी सेल ऑर्गेनेलीज करती हैं। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज की हमारी सेल के अंदर कितने तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, कितने तरीके के फंक्शन होते हैं और उन्हें करने के लिए कितने तरीके की सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक एक करके जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जिस सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात करने जा रहे हैं इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ईआर। समटाइम्स आपको कई जगहों पर ईआर भी देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक तरीके से टाइनी ट्यूबुलर नेटवर्क होता है। ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स का मिल या फिर छोटी छोटी शीट लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं मेम्ब्रेन की हेल्प से, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये हमारे साइटोप्लाज्म में चारों तरफ फैले होते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर का जेली लाइक वाला पोर्शन जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली जहाँ पर सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है वहीं पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। कहाँ से कहाँ तक फैला होता है इसका नेटवर्क फैला होता है हमारे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ठीक है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सेल के बाहर की अगर हम बात करें तो सबसे कॉर्नर पर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बाहर जैसे आप सेल के अंदर एंट्री करते हो वहाँ से लेकर जब आप न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करोगे वहाँ पर प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, दोनों के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होगा, दोनों के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ज़रा डायग्राम की हेल्प से इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ एनिमल सेल का डायग्राम है। अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए तो इस डायग्राम में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये कॉर्नर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको न्यूक्लियर एनवलप भी दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको एक पोर्शन दिखाई दे रहा होगा सेंटर में ब्राउन ब्राउन कलर का। ठीक है, वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें अभी यहाँ पर आपको इस फिगर में दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहे होंगे, स्मूथ एंड रफ। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि स्मूथ कौन सा होता है, रफ कौन सा होता है, बट बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल में आपको दिखाई दे रहा होगा, और अगर आप ध्यान से देखें तो देखो बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अभी हम इस डायग्राम को और मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से प्रॉपर तरीके से कि कैसे हो रहा है। देखो ये हमने किया मैग्नीफाई, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, होल दिखाई दे रहा है, और ये होल्स पर देखो आपको पर्पल कलर की कुछ बॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो जिन पर ये पर्पल कलर्स की बॉल प्रेजेंट है इन्हें हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन पे जो पर्पल कलर की बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं इनके राइबोसोम। ठीक है, तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ कॉर्नर में देखिए साइड में प्रेजेंट है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने, और इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है जो खाली आपको ऑरेंज कलर की स्पेस दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है सिस्टर्नल स्पेस। तो डायग्राम के थ्रू आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ।
तो वैसे तो डायग्राम के थ्रू आपको पता चलिए गया होगा कि हमारे पास दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RER भी बोलते हैं, और इनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन बनाने का। और क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी होता है प्रोटीन बनाने का। ये प्रोटीन बनाता भी है और साथ के साथ उस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। तो आई बात समझ में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो जिनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं और साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक, इनके अपोजिट आते हैं हमारे दूसरे तरीके के, जिनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके सरफेस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते, और ये हमारे फैट और लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सिंथेसिस मतलब बनाने में, तो ये फैट और लिपिड को बनाने में हेल्प करते हैं। और एक कॉमन फंक्शन जो इनका और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस। रफ वाले में आर से रफ, आर से राइबोसोम, आप इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, आर से रफ, आर से राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरा स्मूथ वाले की बात करें तो स्मूथ वाले में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, ये फैट और लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। तो जो हमारी इसके साथ एक चीज़ और इनका फंक्शन होता है क्या, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस भी होता है। और एटीपी की अगर हम बात करें तो एटीपी बेसिकली हमारे शरीर के लिए एनर्जी होती है। जो हम खाना खाते हैं, जैसे हम बोलते हैं खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो बेसिकली हमारे सेल को जो एनर्जी मिलती है वो किस रूप में मिलती है, वो एटीपी के रूप में मिलती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन भी बनाता है, फैट भी बनाता है, लिपिड भी बनाता है, उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, और साथ के साथ एटीपी के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। एक तरीके से हमारी सेल को काम करने के लिए सोर्स देता है, एनर्जी देता है। आई बात समझ में। तो इस वाले वीडियो में अभी हमने यहाँ तक बात करी किस किस चीज़ के बारे में, सेल में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी के बारे में, जो कि शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स में बेसिकली हमने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा था। सेल ऑर्गेनेलीज में जो सबसे पहली सेल ऑर्गेनेली अब तक हमने पढ़ी, वो पढ़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कितने तरीके की होती है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड सेल ऑर्गेनेली है, वो है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, तो गोल्गी एपरेटस क्या काम करती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्गी। तो इन्होंने 1898 में सबसे पहले, जब ये एक आउल होता है, ठीक है, बार्न आउल, आउल की एक स्पीशीज़ होती है, तो उसके नर्व सेल पे काम कर रहे थे, उसके नर्व सेल को ये स्टडी कर रहे थे, और स्टडी करते करते इन्हें एक स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या नाम दिया, गोल्गी एपरेटस का नाम दिया। अब इस स्ट्रक्चर में क्या था, ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने फाइंड आउट किया, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक स्मूथ मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, उनके साथ कुछ पाइप्स प्रेजेंट थे जो एक दूसरे से लगे हुए थे, एक दूसरे के पैरेलल रोज में लगे हुए थे। ठीक है, जब इन्होंने इसको स्टडी किया तो ये जो एक दूसरे के पैरेलल रोज दिखाई दे रही थी, इनको इन्होंने क्या नाम दिया, इन्हें नाम दिया सिस्टर्नी का। ठीक है, और जब इन्होंने इसके फंक्शन के बारे में स्टडी करी तो इन्हें समझ में आया और इन्होंने इसका फंक्शन बताया कि बेसिकली जो गोल्गी एपरेटस है उसका फंक्शन है स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का। तो जो भी प्रोडक्ट सेल बनाती है उसको स्टोर करना, उसको ज़रूरत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना, उसको पैक करने का काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। ठीक है, और इन्हें सेल का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ये सभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फाइंड आउट करते हैं और उन्हें किस किस डायरेक्शन में जाना है ये उन्हें बताते हैं। सपोज किसी सेल के पास प्रोटीन नहीं है तो ये प्रोटीन को बताएंगे कि आपको उस सेल के पास जाना है। ठीक है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाते हैं, फैट बनाते हैं, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाते हैं, फैट बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। तो अब उन्होंने उसको बना दिया, बनाने के बाद उसको स्टोर करने का काम, उसको पैक करने का काम, उसको मॉडिफाई करना, ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज करने का काम करता है हमारा गोल्गी एपरेटस। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा,
ठीक है। गोल्गी एपरेटस उसको स्टोर करके रखेगा और ये सबको बताएगा कि किसको किसके पास जाना है, कौन सी सेल के पास किस चीज़ को जाना है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, उसके सेल के अंदर ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, ट्रैफिक नहीं लगने देता किसी भी मटेरियल का। तो गोल्गी एपरेटस समझ में आया किसने डिस्कवर किया था, कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था, 1898 में डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था, बार्न आउल की नर्व सेल को स्टडी करते टाइम डिस्कस किया था। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से बंधी हुई बहुत सारी सैक लाइक वेसिकल्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सैक लाइक यानी कि ट्यूब लाइक, स्ट्रॉ लाइक, पाइप के जैसा पतला पतला स्ट्रक्चर होता है जो एक के आगे एक के आगे एक इस तरीके से पैरेलल लगा होता है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि जो भी सेल प्रोडक्ट तैयार कर रही है उसको स्टोर करके रखना, उसको पैक करके रखना, उसको मॉडिफाई करके रखना। और जैसे रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम ट्रैफिक पुलिस का होता है, ऐसी सेल के अंदर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम गोल्गी एपरेटस को होता है। तो अब ज़रा डायग्राम के थ्रू उसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं।